नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 5 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिसको एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। क्या क्या है आज का मुख्य टॉपिक, एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि जिनका भी मेंस एग्जामिनेशन है, अगर वो 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करके जाएंगे और साल भर का उन्होंने करंट अफेयर एटलीस्ट पढ़ा हुआ हो तो भी उनका मेंस एग्जामिनेशन आसानी से करंट अफेयर आपका हो जाएगा। GS2 के पेपर में अगर 10 सवाल होते हैं बंधुओं, तो उसमें से 8 सवाल या 8.5 सवाल जो होते हैं ये आपका, मैंने ये बोला है आपको कि 85% के करीब में सवाल जो होता है GS2 के पेपर में वो करंट अफेयर से ही होता है। स्टैटिक टॉपिक से करंट अफेयर के रिलेट करके पूछा जाता है। तो अगर आप करंट अफेयर अच्छे से तैयार करेंगे तो GS2 आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी GS1 में 13 से 15 टॉपिक ही पढ़ना है आपको स्टैटिक में, और IR के 10 टॉपिक आपको पढ़ना है करंट अफेयर के लिए। इतने से आपका करंट अफेयर हो जाता है। ओके, तो आज का जो मैं टॉपिक करवाऊंगा वो मैं आपको लिखने के लिए भी दूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। हेडलाइन देखिए क्या है कि ट्रंप के दूसरा जो कार्यकाल है वो शुरू होते ही कल C-14 जो ग्लोब मास्टर है, C-17 ग्लोब मास्टर है, उससे 205 के करीब भारतीयों को अमेरिका में बिठा करके भारत उनको छोड़ा गया है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, इलीगल माइग्रेशन जो है उसको रोकना ही पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ करके पूरे यूनाइटेड स्टेट में छापेमारी चल रही है जगह जगह पर, और पूरे अमेरिका से लोगों को पकड़ पकड़ करके वो किसमें प्लेन में डाल कर उनके गंतव्य देशों को भेज रहा है। ये यूएस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, यूएस सेना का ये एयरक्राफ्ट था जिसके द्वारा भेजा गया है। ये एक टॉपिक हो गया। इसके अलावा कौन सा टॉपिक है आज है एक और टॉपिक जिसमें है कि चाइना ने रिटेलिएट किया है और यूएस के कुछ कंपनी पर जैसे गूगल की जांच शुरू कर दी है और यूएस पर उसने टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी है। तो टैरिफ वॉर क्या होता है, किसको कहा जाता है, व्यापार युद्ध, इसको भी समझेंगे हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके पहले एक और है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के नाम पर कृषि योजना की शुरुआत की गई है बजट में। उसके साथ साथ और क्या किया गया है, तो किसान क्रेडिट कार्ड KCC का आपने सुना होगा, ये कब आया था, किस प्रकार से काम करता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। इसका जो लिमिटेशन था उसको भी ग्रो किया गया, बढ़ाया गया है, उसको भी इंक्रीज़ किया गया है और उस लिमिटेशन को भी हम लोग देखेंगे। और उसके साथ में ट्रेड वॉर को भी समझेंगे और साइबर क्राइम जो है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया जिसमें ये बताया गया कि भारत में साइबर क्राइम 900% बढ़ गया है। कितना, 900% बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया। तो भारत सरकार साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या कर रही है इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। मेंस के लिए या BPSC के लिए इसी प्रकार से पढ़ा जाता है भाइयों बहनों। तो डिटेल में पढ़िए चीज़ों को। वन लाइनर करंट जो 70 BPSC के अकॉर्डिंग है उसको आप अंत में प्रैक्टिस करके सही कर सकते हैं, वही सबसे सही रणनीति होती है। एक साल आप वन लाइनर करंट अफेयर नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ सकते भी हैं, क्योंकि उतना याद करने की क्षमता किसी की भी नहीं होती है कि एक साल का डेली आप वन लाइनर करंट पढ़ें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, देखिए इससे सवाल क्या पूछा जाएगा। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्यों है ये, क्योंकि इससे बताया गया है कि एक द हिंदू में आया हुआ था 2 दिन पहले न्यूज़, जिसमें बताया गया, इंडियन एक्सप्रेस में था कि किस प्रकार से कृषि उसके बाद से MSME बिहार की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बिहार और ये सब जो चीज़ें हैं ये इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ऐसा न्यूज़पेपर ने बोला है। तो न्यूज़पेपर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना बंधुओं, वो क्रिटिकल होता है, आलोचनात्मक होता है। हमें उस चीज़ में नहीं जाना है, हमें इस योजना को पढ़ना है, KCC को पढ़ना है, किसान क्रेडिट कार्ड को पढ़ना है और उससे देखना है कि सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा। इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। हिंदी में ही नाम होता है योजनाओं का, तो PM धन धान्य कृषि योजना, PDDKY इसको भी कहा गया है। कई सारे जगहों पर मैंने लिखा देखा है। अगर आपसे सवाल क्या पूछेगा कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है, इसका क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं हम। देखिए क्या है, 100 कम फसल उत्पादकता वाले ज़िले, ऐसे ज़िले जिनमें प्रोडक्टिविटी कम है, जिसमें उत्पादकता कम है। उत्पादकता क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए 1 एकड़ का ज़मीन है, इसमें 100 kg उपजता है। एक दूसरा है जिसमें
वो आधा एकड़ का ही है, 1.5 एकड़ का ही ज़मीन है और उसमें क्या उपजता है, उसमें भी 100 केजी ही उपजता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। उत्पादकता जो होता है ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। क्वांटिटी हो सकता है कि 500 केजी हो, लेकिन कितना कम ज़मीन पर 500 केजी आपने उपजाया है, यही होता है उत्पादकता। यानी कि कितने कम इन्वेस्टमेंट में, कितने कम ज़मीन पर आपने ज़्यादा उत्पादन किया है। दरअसल में इसी को सामान्य भाषा में उत्पादकता कहा जाता है। तो ऐसे देश में ज़िले जिनकी उत्पादकता कम है उन पर फोकस किया जाएगा। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम आया है। अब इसमें क्या था इन दोनों में कि 100 देश के वैसे ज़िले, 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए हैं उन पर ध्यान देकर उनको सुधारना था। तो इसी को लेकर एक और आया है जिसमें क्या है, 100 ऐसे ज़िले जहाँ पर एग्रीकल्चर आउटपुट कम है, कंपेयर करेंगे तो आउटपुट कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो उसको फोकस करके इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया ना बंधुओं, तो आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा। 1.7 करोड़ किसानों की फसल उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण व्यवस्था में सुधार में सहायक होगा। कृषि क्षेत्र में कम रोजगार के समाधान, कृषि में रोजगार दिनों प्रतिदिन कम होता जा रहा है और इसके कारण से क्या होता है, पलायन की समस्या क्रिएट होती है, पलायन की समस्या क्रिएट होती है। कौशल उन्नयन, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इसको शुरू किया गया है और स्थिति अनुकूलन निर्माण करने की भी घोषणा की गई है। इसमें दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय दलहनों पर आत्मनिर्भरता मिशन, जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने पर जोर, उपज भंडारण में सुविधा, किसानों को समुचित मूल्य सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। इसमें एक और टर्म है, देखिए, जलवायु अनुकूल बीज। जलवायु अनुकूल बीज को लेकर एक मिशन की भी शुरुआत हुई थी। मैंने आपको पढ़ाया था जब दिल्ली में प्रधानमंत्री जी एक खेत में गए थे शिवराज सिंह चौहान के साथ में, और बहुत सारे ऐसे बीजों का लोकार्पण उन्होंने किया था जो क्या है, जो फसल जलवायु अनुकूल है। अब ये ऐसा बीज क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू कीजिए। जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो सामान्य बीजों से उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसे बीज लाने पड़ेंगे जो ज़्यादा तापमान को झेल सके, जो कम रेनफॉल को भी झेल सके। रेनफॉल कम हो गया है तुलनात्मक रूप से, या जो अतिशय बाढ़ को झेल सके, जो सूखा को झेल सके और कम दिनों में हमें क्या दे दे, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी खासी दे दे। इस प्रकार के बीजों का निर्माण भी इसके तहत में किया जाएगा। केंद्रीय बजट में सब्जी और फलों का उत्पादन बढ़ाने, सक्षम आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रसंस्करण तथा किसानों को सुनिश्चित मूल्य उपलब्ध कराने की भी योजना रखी गई है। देखिए इसमें क्या है, ये पीआईबी से मैंने उठाया है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2025 को संसद में 25-26 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय बजट में विकास के 4 महत्वपूर्ण इंजन की बात की उन्होंने, जो मैं आपको कल अध्ययन करवा चुका हूँ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कृषि जिलों को विकसित करना। कौन से ऐसे ज़िले जहाँ पर अभी प्रोडक्टिविटी कम है, जैसे आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, तो सरकारी स्कूल में भी होता है। क्या करती है सरकार क्या काम करती है ना, कि गर्मी छुट्टी के दौरान जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देती है। प्राइवेट स्कूल में भी आपने देखा होगा, जो वीक बच्चे होते हैं उनको अलग से बिठा करके पढ़ाते हैं कई बार। इसी तरीके से जो ऐसे ज़िले हैं हमारे पास जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उनको हम सही ढंग से पढ़ाने की, मतलब कि उनको विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर, देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता से प्रेरित होकर, मैं इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता था कि किस चीज़ से इन्होंने लिया है इंस्पिरेशन, किसी को ही पता चल जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है नीति आयोग का ये प्रोग्राम है, इसी से इन्होंने क्या किया है, इंस्पायर लिया है, यहीं से इंस्पायर हुए हैं और यहीं से इंस्पायर होकर इस चीज़ को शुरू किया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आरंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूद योजना विशिष्ट उपायों का अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता वाले, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य सर्वाधिक कृषि उत्पादकता, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना है। पंचायत और प्रखंड स्तर पर उपज भंडारण बढ़ाना है। भंडारण यानी कि स्टोरेज आपने देखा होगा, कई बार गेहूं को सड़ते देखा होगा खुली छत के नीचे, उन चीज़ों को हमें कम करना पड़ेगा। सिंचाई का सुविधा का विकास होगा और ऋण आसानी से मिल सके। इसके लिए 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ये संभावना है कि लगभग में 1.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को मदद मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये मैंने कटआउट लगा दिया है पीआईबी का। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, क्या इसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, तो एक पहला हो गया कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा फसल विविधीकरण, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना।
पंचायत और ब्लॉक स्तर फसल की कटाई के पश्चात भंडारण वृद्धि यानी कि स्टोरेज के, सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाना यानी कि इरिगेशन को सही करना, ऋण उपलब्धता को बेहतर बनाना यानी कि जो उनको आसानी से ऋण मिल सके इसको भी सही बनाया जाए। अगला देखिए क्या इसमें बोला गया है कि ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलता निर्माण। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, जिनका मेंस है ना वो भी ध्यान दीजिएगा। कोई भी आंसर जब मैं चेक करता हूँ, मैं भी खुद बहुत सारे आंसर चेक करता हूँ, कई सारे मैं करवाता भी हूँ ताकि भाई 2-2 बार चेक होकर मिले तो सही कॉपीज़ मिले चेक होकर। बताइए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, किसी भी आंसर में क्या ढूंढता है चेक करने वाला, तो कीवर्ड्स। जैसे अगर प्रधानमंत्री धन धान्य मिशन है तो इसमें ये लिखा हुआ है कि नहीं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से ये क्या है, तो इंस्पायर है। दूसरा ये लिखा हुआ है कि नहीं कि ये जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भी बोला जाएगा। तीसरा इसमें ये देखेगा कि ग्रामीण संपन्नता की चर्चा की गई है कि नहीं की गई है। क्यों हमें ग्रामीण संपन्न बनाना है, ताकि पलायन जो है, पलायन शब्द का चर्चा है कि नहीं है इसके आंसर में। 4-5 इर्द गिर्द के आसपास, हर 4-5 कीवर्ड के आसपास हर आंसर को चेक किया जाता है। बीपीएससी का भी कुछ पैटर्न इसी तरह का, हालांकि उसका पैटर्न हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी कॉपी को देखकर कोई भी नहीं समझ सकता। ये सिविल सर्विसेज की जितने भी एजेंसियां होती हैं उनका ये अधिकार होता है किस प्रकार से कॉपी चेक करती हैं। वो कभी इसको खुलेआम नहीं बताती हैं। यूपीएससी तो कभी आपको कॉपी भी नहीं देगा, लेकिन सामान्य तौर पर कीवर्ड्स ढूंढता है कोई भी चेक करने वाला कि इसने क्या लिखा है वहाँ पर, क्या ये कीवर्ड्स हैं उसके आंसर में। अगर वो कीवर्ड्स हैं तो उसको हाईलाइट करके लिखा कीजिए। जैसे देखिए, इसको मैंने आपको क्या बताया कि ये टॉपिक आ गया ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलता का निर्माण होगा इस प्रधानमंत्री वाले कृषि धन धान्य मिशन की योजना से। तो ग्रामीण संपन्नता से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा लाइन लिखा हुआ है कि रोज़गार की समस्या का समाधान हो जाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी, और जो पलायन है ना, पलायन अनिवार्यता नहीं होगी बल्कि एक विकल्प के तौर पर होगा। पलायन विकल्प हो न कि अनिवार्यता, ये सुनिश्चित की जाएगी। अगर कृषि में लोगों को पहले जैसे रोज़गार मिलने लग जाए तो लोग क्यों पलायन करके जाएंगे, क्यों अपना गाँव घर छोड़कर कोई जाना चाहेगा भाई। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, लघु काश्तकार, छोटे किसान और भूमिहीन परिवारों के कल्याण पर केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम उद्यम विकास की गति को उत्प्रेरित करने, ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार, वित्तीय स्वतंत्रता, युवा कृषकों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार, व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए ये सहायक होगा। कृषि का आधुनिकीकरण करेगा, रोजगार उत्पन्न करेगा, पलायन को कम करेगा, महिला सशक्तिकरण करेगा, युवाओं को रोजगार देगा, कृषि की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। इतना सारा कुछ इसमें कीवर्ड्स होना चाहिए आपके उत्तर लेखन के दौरान। और इस योजना के पहले चरण के दौरान 100 जो देश के विकासशील कृषि जिले हैं उनको इसमें लाया जाएगा। यही है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य मिशन जो है वो यही है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उसका लिमिटेशन बढ़ाया गया है। देखिए, मैं आपको समझाऊंगा किसान क्रेडिट कार्ड, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक टूल है, वित्तीय समावेशन का एक टूल है जिसके द्वारा वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय समावेशन क्या होता है बंधुओं? वित्तीय समावेशन होता है कि वित्त तक सभी की पहुंच या वित्त की सभी तक पहुंच, वित्त की सभी तक पहुंच या वित्त तक सभी की पहुंच, ये दोनों होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक सभी की पहुंच हो जाए या सभी लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच जाएं, ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। बैंक आप तक पहुंच रही है या आप बैंक तक पहुंच रहे हैं, ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया होती है। आप अगर बैंक तक पहुंचते हैं, मान लीजिए पटना के अलावा दरभंगा बिहार में कहीं भी बैंक ना रहे तो सब लोग पटना जाएंगे, यानी कि आप बैंक तक जा रहे हैं। और बैंक आपके गाँव के पंचायत ऑफिस के पास में खुल जाए तो क्या हो गया, बैंक अब आप तक पहुँच गई है। ये दोनों अंतर होता है बंधुओं। इसी को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है, इंक्लूसिवनेस कहा जाता है, समावेशिता कहा जाता है। तो केसीसी को इस उद्देश्य से लाया गया था। पहले टॉपिक देखिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। जिस प्रकार से आपका अगर बैंक अकाउंट होगा उसमें थोड़े बहुत पैसे भी होंगे, तो बैंक वालों के फ़ोन आते, जैसे SBI दरभंगा वाले 85 बार फ़ोन करते हैं मुझे महीने में कि आपका क्रेडिट कार्ड आ गया, आप आकर ले जाइए। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में फ़िलहाल में 50,000 रुपये नहीं है, 50K रुपये नहीं है ना, और आपको खर्चा करना है, तो आप क्या कर देंगे? इंस्टेंट 50,000 की कोई चीज़ खरीद सकते हैं कि किसके मदद से? तो क्रेडिट कार्ड की मदद से। और बाद में आप क्या कर सकते हैं? 50,000 की जगह पर 51,000 या 52,000 जो भी हो वो आप उस बैंक को लौटा देंगे।
इसको क्या हो जाएगा, बैंक को फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि ऋण क्या होता है, जो आप ऋण लेते हैं ना बैंक से, ये बैंक का क्या है, ये बैंक का निवेश है, ये बैंक की पूंजी है, ये बैंक की पूंजी है जो आपको उसने ऋण दिया है, उसी से वो कमाता है। बैंक जो आपको दे रहा है पैसा, उसी से बैंक कमाता है, ऋण से बैंक कमाता है। जो आप बैंक में जमा करके आते हैं ना, वो बैंक की लायबिलिटी है, वो बैंक की लायबिलिटी है, वो बैंक को संभाल करके रखना है। और बैंक ने जो आपको दिया है वो बैंक उसी से कमाता है, वही उसकी क्या है, पूंजी है। ज़रा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है, ये आपको तो सामान्य लोगों को मिल गया। अब किसानों को ख़रीदना है ट्रैक्टर या किसानों को ख़रीदना है बीज, अब उनको लोन चाहिए होता था। पहले वो कहाँ जाते थे, बैंक जाते थे, वहाँ पर महीनों इंतज़ार करना पड़ता, फिर जाकर उनका लोन सैंक्शन हो पाता था। इसको लेकर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उनके समय में फाइनेंस मिनिस्टर का मैं नाम भूल गया, सॉरी उसके लिए, लेकिन उन्होंने शानदार काम किया। उन्होंने केसीसी की शुरुआत कर दी, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कर दी, जो किसानों को मिल जाता है और किसान क्या करते हैं, उस आधार अपना ऋण ले लेते हैं और बाद में उसको चुका देते हैं, इंस्टेंट उनको मिल जाता है। जैसे किसानों को भी बीज लेना है तो केसीसी लेकर जाएंगे, स्वाइप मारेंगे और उनको बीज मिल जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, केसीसी इसको कहा जाता है। 1998 में शुरुआत की गई थी। किसानों को ऋण आवश्यकता, कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक कार्यकलापों, मतलब कि उनको जब पैसे की ज़रूरत हो उसी समय उनको मिल जाए, उसी समय उनको मिल जाए, है ना। केसीसी में फसल कटाई के बाद खर्चे, विपणन हेतु ऋण, किसान परिवारों को उपभोग संबंधी आवश्यकताओं, कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी और किसी संबद्ध गतिविधि, कृषि क्षेत्र में निवेश ऋण की आवश्यकता को शामिल किया गया है। किसान कहीं पर भी उस पैसे को नहीं खर्च कर सकता है। किसान उसको मोटरसाइकिल लेने के लिए खर्च नहीं कर सकता है, बल्कि कृषि से जुड़ी क्रियाकलापों में उसको खर्च कर सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड को वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंक और सहकारी संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और यही लोग इसको जारी करते हैं। अब इसका इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है इसके लिमिटेशन को। यही क्या है, तो इसको केसीसी कहा जाता है, इसको केसीसी कहा जाता है। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है व्यापार युद्ध। व्यापार युद्ध क्या होता है बंधुओं, जैसे एक देश है अमेरिका, एक देश है चीन। अमेरिका का कोई प्रोडक्ट चीन में जाता है, मान लीजिए अमेरिका में उस प्रोडक्ट का निर्माण 100 रुपये में हुआ था, चीन ने उस पर क्या किया, 50 रुपये का टैरिफ लगा दिया। तो अब चीन में ये सामान कितने का बिकेगा, 150 का। चीन में किसी कंपनी ने सेम प्रोडक्ट बनाया जो 130 रुपये का मार्केट में बिक रही है, तो चीन के लोग किस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, 130 वाले को खरीदेंगे, 150 वाले अमेरिकन प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो चीन ने यहाँ पर 50% का टैरिफ लगाकर क्या कर लिया, अपने यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल जो उद्योग धंधे हैं उसको प्रोटेक्शन दे दिया, क्योंकि 130 रुपये में लोकल इंडस्ट्री का सामान बिक गया और 150 रुपये का अमेरिकी सामान, जिसका वास्तविक में कॉस्ट 100 रुपये ही था, वो नहीं बिक पाया वहाँ पर, क्योंकि 50 रुपये चीनी सरकार ने उस पर टैरिफ लगा दिया। इसी प्रकार से अमेरिका की गवर्नमेंट भी करेगी। चीन से कोई सामान बनकर आया 80 रुपये में, अमेरिका में वही सामान बन रहा है 100 रुपये में। अगर ये चीन का सामान 80 रुपये में अमेरिका में आ गया तो 100 रुपये वाला अमेरिकी सामान को तो कोई नहीं खरीदेगा। तो अमेरिका की सरकार क्या करेगी, इस 80 रुपये वाले सामान पर 40 रुपये का टैरिफ लगा देगी, जिससे इसकी कीमत 120 हो जाएगी। तो फिर 100 रुपये का सब अमेरिकी सामान खरीदेंगे, 120 रुपये का सामान जो चाइनीज़ है, जिसकी वास्तविक कीमत 80 रुपये थी, वो नहीं बिक पाएगा, क्योंकि चीन वहाँ पर अमेरिका की सरकार ने उस पर टैरिफ लगा दिया। इसको क्या कहते हैं, संरक्षणवादी पॉलिसी कहते हैं, प्रोटेक्शन की पॉलिसी कहते हैं, जिसमें अपने यहाँ की इंडस्ट्री को बचाने के लिए अपने यहाँ की सरकारें इस तरह के उपाय करती हैं। इससे पहले भी व्यापार युद्ध चर्चा में था, जब डोनाल्ड ट्रंप महोदय जी की पहली कार्यकाल शुरुआत हुई थी 2016 ईस्वी में। उस समय भी अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर की स्थिति बन गई थी, क्योंकि चीन जो है अपने यहाँ पर फेसबुक, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनको तो बैन किया हुआ है, उसने बैन किया हुआ, लेकिन वो चाहता है कि उसका जो टिकटॉक है ये पूरे दुनिया भर में चले। अमेरिका में ये चले आसानी से, ये भारत में चले, तो भारत ने इसको बैन कर दिया। उसका जो भी प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में चले, लेकिन वो अपने देश के अंदर में इंटरनेट को बैन करके रखता है, बहुत सीमित रखता है, और बाहर के चीज़ों को पहुँच नहीं दे पाता है चीन के अंदर में, चीन के अंदरूनी मार्केट में। ये जो है इसी नीति के कारण से
डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसने बोला कि चीन अब कोई विकासशील देश तो है नहीं, हम उस पर जम के टैरिफ लगाएंगे। जवाब में चीन ने क्या किया, गूगल के जो कुछ प्रोडक्ट वगैरह चलते हैं अभी भी चाइना में, उसकी उसने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी, उसकी जांच शुरू कर दी है। और उसने भी 18% 20% का अलग अलग प्रोडक्टों पर, पेट्रोलियम प्रोडक्टों पर और भी बाकी प्रोडक्टों पर उसने बैन लगाना, उसने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। इसी को क्या कहा जाता है, ट्रेड वॉर कहा जाता है। पिछली बार अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर से भारत को बड़ा ही फ़ायदा हुआ था, क्योंकि चीन से बहुत सारी कंपनियां भाग भाग कर भारत आ गई थी, कुछ वियतनाम भी गई थी। भारत चौथा ऐसा देश था जिसको ट्रेड वॉर से बेनिफिट हुआ था, वियतनाम को भी बेनिफिट हुआ था कई सारे जगहों पर। लेकिन इससे होता क्या है, देखिए दरअसल है क्या, अमेरिका से कोई भी कंपनी दुश्मनी मोल लेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा देश है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से और उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, बाज़ार भी है। तो कंपनियां चीन से निकल कर भारत जैसे देशों में आने लग गई जिनके साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बोला है कि भारत पर भी वो ट्रेड वॉर लगा सकते, टैरिफ लगा सकते हैं। जब एक देश दूसरे देश के प्रति संरक्षणवादी प्रोटेक्शन की नीति अपनाता है, यानी वहाँ से आयात होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क बढ़ाता है, तो दूसरा देश भी जवाबी कार्रवाई करता है। तो ऐसे संरक्षणवादी नीतियों के प्रभाव को ट्रेड वॉर कहते हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब किसी देश को दूसरे देश की व्यापारिक नीतियाँ अपने हितों के विपरीत प्रतीत होती हैं। वह देश रोजगार सृजन के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाता है। जब दो देशों में व्यापार युद्ध छिड़ता है तो इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है, भारत पर भी पड़ेगा, पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, एशिया पर भी पड़ेगा, यूरोप पर भी पड़ेगा। पिछली बार जब 2018-19 के दौरान चीन और अमेरिका में व्यापार युद्ध हुआ था तो उससे भारत को बड़ा ही लाभ पहुंचा था। फिलहाल अमेरिका चीन के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा है उस समय की बात है, उसका लाभ भारत को मिल रहा था, जहाँ पर भारत में कई सारे चीज़ों में बढ़ोतरी देखी गई और साथ में ये भी देखा गया कि भारत में बहुत सारी कंपनियों का निवेश बढ़ चुका था, निवेश बढ़ गया था। किस कारण से, चूँकि वो अमेरिका या चीन में अपने अपने कंपनियों को नहीं रख सकते, तो इसलिए उन्होंने भारत को शिफ्ट किया था कई सारे प्रोडक्टों को, जिसमें कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं, पुराने आंकड़े हैं ये। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि ट्रेड युद्ध जो होता है, वॉर जो होता है अमेरिका चीन के बीच में, इसका भारत के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये कुछ आप आंकड़े बताकर लिख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत को तुलनात्मक रूप से बेनिफिट भी हुआ था। कुछ नुकसान भी होता है लेकिन बेनिफिट भी हुआ था। जून से नवंबर 2018 के बीच होने वाले निर्यात 32% और अमेरिका को होने वाले निर्यात 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जून नवंबर 2017 की अवधि भारत से चीन को 637.40 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ने के बाद जून नवंबर 2018 में चीन को होने वाले निर्यात बढ़कर 846.40 करोड़ डॉलर पर पहुँच गया था। ये उस समय का रिपोर्ट है, ये उस समय का रिपोर्ट है। UN में भी इस चीज़ की बात की गई थी कि भारत को काफ़ी बेनिफिट पहुंचा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, फिलीपींस, पाकिस्तान और वियतनाम प्रमुख हैं। इन चारों देशों को, इन पांचों देशों को ज़्यादा बेनिफिट मिला था अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर से। तो ट्रेड वॉर दुनिया के लिए कई बार नुकसानदेह होता है, तो कुछ देशों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने बोला है, जिसकी जीत की कामना पूरे भारत के लोग कर रहे थे, कई सारे लोग कर रहे थे, पता नहीं क्यों कर रहे थे, पता नहीं क्यों कर, इतने निरा मूर्ख टाइप के लोग हैं। अमेरिका में कोई भी जीते उसके लिए आप क्यों हवन कर रहे हैं? कई सारे जगह देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे हैं और वहाँ से भारतीयों पकड़ के प्लेन में बिठा करके भारत भेज रहे हैं। आज का ही है न्यूज़, है ना। तो इन्होंने बोला है कि हम भारत पर भी इस बार टैरिफ लगाएंगे, भारत के कुछ सामान पर भी हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत के व्यापार में भारत सरप्लस में रहता है, भारत बेचता ज़्यादा है, खरीदता कम है। ओके, तो ये आज का टॉपिक था, साइबर फ्रॉड जम्प्स 900%। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। सॉरी थोड़ा सा वीडियो में देर हो रहा है आजकल, उसके लिए मैं पूरी कोशिश में हूँ कि सुबह 9 बजे तक अपलोड कर दूँ। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।